तो हम सब किसान के ऋणी हैं, क्योंकि सुबह उठते ही हमें किसान की ज़रूरत पड़ती है और सोते समय तक पूरा दिन जो भी हमारे खान पान का प्रबंध है, जिसके ऊपर सारी सबकी जीविका चलती है, वो सब एक तरह से किसान पर निर्भर है। यानी कि 100% लोग 100% किसान पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर हैं। और किसान के ऐसे हालात हैं कि उसको बेचारे को जो वो काम करता है उसका भी ज्ञान नहीं है। अब मान लो उसके खेत में एक बीमारी आ जाती है, एक कीड़ा आ जाता है, उसको जब दुकान पे जाता है तो 4 दवाइयाँ दी जाती हैं, 5 दवाइयाँ दी जाती हैं उसको, कोई कीड़े के नाम पे, कोई बीमारी के नाम पे, कोई फूट के नाम पे, कोई कैल्शियम के नाम पे, कोई दीमक के नाम पे, जबकि उनकी कतई ज़रूरत नहीं है। उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है और इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं, जो भी उसके साथ व्यापार में जुड़े हुए हैं, फसल के लगाने से लेकर के बेचने तक, मार्केटिंग तक। तो अब जैसे धान लगाया गया है, धान में इस टाइम पे किसान को समस्याएं आने लग जाती हैं लगाते ही। कल मेरे पास कोई फ़ोन आ गया रोहतक से किसी एडीओ का, उन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप पे कुछ फ़ोटो पौधों के फसल के भेजे थे। अब वो क्या समस्या थी उसकी समझ में नहीं आई, किसान को नहीं पता चला। तो समस्या क्या थी मैं बता दूं आपको। मैंने देखते ही उसको बताया कि पौधे को उखाड़ के देख तू कि इसकी गहरी रोपाई है। उसने पौधे उखाड़ के उसका फोटो लेके मेरे व्हाट्सएप पे भेजा, तो वही सिचुएशन मिली उसकी। अब किसान उसमें दवाइयाँ डाल चुका है। किसान जब जाता है मार्केट में जाता है तो उसको मिलनी ही मिलनी है 3-3, 4-4 दवाइयाँ, और उसको यूरिया भी डाल चुका वो खेत में, 1.5 से 2 बैग यूरिया भी डाल चुका है वो। क्या था कि गहरी रुपाई से फसल का फुटाव नहीं चलता। देखिए आप यहाँ आए हुए हैं, काफ़ी आप में से होंगे कि आपके एरिए में धान लगता होगा, जैसे सिरसा में, फतेहाबाद में, कुरुक्षेत्र में, 3 डिस्ट्रिक्ट से आप आए हुए हैं, सभी जगह धान लगता है। मैं आपको एक जनरल बातें बता देता हूँ कि धान में क्या समस्याएं आ सकती हैं। सबसे पहले जो समस्या आती है वो करीब 3 हफ्ते तक जो आपको तंग करती है, किसान की समझ में नहीं आता है, वो गहरी रोपाई है। 3 मुख्य 1.5 से 2 महीने की बता देता हूँ मैं आपको समस्याएं। इनसे अलग शायद ही कोई समस्या मिलेगी आपको 3 महीने के अंदर। एक सबसे पहले गहरी रोपाई जो आपकी 15-20 दिनों तक समस्या करती है खेत में। इसमें क्या होता है कि किसान खेत में पडलिंग ज़्यादा कर देता है, कद्दू ज़्यादा कर देता है, या पाड़े जिसको कहते हैं ना, पाड़े ज़्यादा काट देता है, पानी भर के जो एरो चलाते हैं, उसमें गारा नरम हो जाती है। नरम होने से खेत में जो पौधे लगते हैं वो गहरे लगाने पड़ते हैं लेबर को। या कई बार क्या होता है कि जहाँ बार बार ट्रैक्टर घूमता है ना कोणों के आसपास, वहाँ गारा ज़्यादा हो जाती है,
तो फिर वो समस्या पैचेज में आती है, उन्हीं जगह पे आती है, बाकी खेत में नहीं होती वो। यानी कि सबसे पहली जो समस्या हो गहरी रोपाई की है, इसमें क्या होता है, क्यों पौधे की पैदावार नहीं हो पाती, कि जो डेप्थ है उसकी 1 इंच से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए पौधे की। अगर इससे ज़्यादा गहरी रोपाई हो जाती है तो जो पहली गांठ बनती है तने के अंदर, जहाँ से फुटाव होता है, टिलरिंग चलती है, वो जगह जमीन के नीचे होती है, दबी हुई होती है, वहाँ से फुटाव नहीं हो पाता है। इसमें आपके 7-8 दिन खराब हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी गांठ बनती है लगभग 1 इंच ऊपर, और दूसरी गांठ बनती है, अगर वो भी जमीन के नीचे दबी हुई है तो वहां से भी फुटाव नहीं होगा आपका, 8-10 दिन अगले गए आपके। तो इस तरह से उसके लगभग 15-20 दिन चले जाते हैं, और 15-20 दिन में वो सभी दवाइयां डाल चुका होता है, क्योंकि पैकेज वैसे भी, मान लो कोई समस्या भी नहीं है ना, किसान ने वैसे भी 5-6 हज़ार का पैकेज डालना ही डालना है। 3-4 दवाइयाँ, कोई दीमक के नाम पे, कोई फुटाव के नाम पे, खास तौर पे जहाँ नमक हैं, खास तौर पूरे हरियाणा में 70% एरिया में पानी में नमक है, ट्यूबवेल के पानी में, वहाँ एक झटका लगता ही लगता है रोपाई के बाद। हम सोचते हैं हमने तो दीमक की दवाई डाल दी, ये फुटाव उसकी वजह से हो गया, उसने पैकेज करना ही करना, क्योंकि डरता है, वो छोटा किसान ज़्यादा है, डरता है बेचारा। लेकिन उसकी कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दीमक है धान की समस्या ही नहीं है। क्या कहते हैं जी, मैंने दीमक की दवाई डाल ली थी, मैं कैथल कृषि विज्ञान केंद्र में था, किसान आते थे जी कि हमारी दीमक की दवाई डाले बगैर चलती नहीं है जीरी। मैं उनको कहता था कि दीमक नहीं है धान की समस्या जहां भी धान है। दूसरा यह है, दीमक मरे हुए पत्तों को या मरे हुए सेल्स जो रेजिड्यू होते हैं, अवशेष होते हैं, उनको ही खाती है, लाइव को नहीं खाती है, जिंदा सेल को नहीं खाती है। तो मेरे पास कैथल में किसान आ गया, वो कहने लगा, उसका पौधा कटा हुआ था कोई, वो कहने लगा जी मैं ये दीमक आई हुई है। मैंने कहा कि दीमक धान में नहीं आती भाई। तो कहने लगा नहीं जी, दीमक की दवाई नहीं डालते तब तक हमारी फसल चलती ही नहीं है। अब क्या सिस्टम है ये कि जो जहर डालते हैं आप, या पहले आप थाइमेट डालते थे, कहते थे कि इससे पौधे हरे हो जाते हैं डालते ही। जितना जहर आप डालेंगे तो जो जमीन में जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं आपके, जो बैक्टीरिया आदि जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। उनका शरीर प्रोटीन का शरीर होता है, प्रोटीन मांस होता है, भोजन होता है पौधे का, एक तरह से ऑर्गेनिक कार्बन होता है। कुछ टाइम के लिए वो फूड पौधे के लिए रिलीज हो जाता है खेत में, पौधे हरे हो जाते हैं। आप सोचते हो कि ये दीमक का था जिसकी वजह से पौधे हरे हो गए आपके। तो मैं उस किसान को कैथल कृषि विज्ञान केंद्र के साथ ही फार्म है 40 एकड़ का, वहां लेकर के गया। ऑफिस के साथ ही डोल लगती है खेत की, और डोल के ऊपर थे सफेदे के पौधे। मैंने उसको कहा कि इस पौधे पे, सफेदे पे देखिए आप, दीमक ऊपर तक चढ़ी हुई है, 2, 3, 4 मीटर तक चढ़ी हुई थी। उसके ऊपर उसका एक्सक्रीटा लगा हुआ था, हाथ लगाया तो वो नीचे गिरता, उसमें से दीमक निकलती है जिंदा। तो मैंने उससे पूछा कि दीमक की कमी तो नहीं है? उसने कहा जी नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि अंदर दीमक का एक पौधे पे नुकसान दिखा दे मेरे को, तो एक पौधे पे, कहीं भी नहीं था। मैंने उसको कहा जो तेरा ये पौधा कटा हुआ है ये तू कहीं दौड़ के साथ से लाया है, और वहां
चूहे का नुकसान है, दीमक का नहीं हो सकता ये। लेकिन हम क्या करते हैं इस चीज़ के लिए, जैसे मैंने बताया गहरी रोपाई होगी, फूट नहीं करी, तो वही 4-5 दवाई जो 4-5 हज़ार रुपये की आपकी डालने ही डालने हैं। किसान ने पैकेज है 3 बार का, एक बार 10 दिन के अंदर, दूसरा फसल की जब बालियां आती हैं उससे पहले, तीसरा बालियों के बाद। कम से कम हर पैकेज 3 से 4 से 5 हज़ार तक का आपका 10 से 15 हज़ार रुपये इनमें लगाते हैं आप। किसान डर जाता है बेचारा, वो सोचता है कि पड़ोसी ने डाल दिया तेरी फसल कभी ना हो। कंपनी वाले उसके खेत के डोड़ के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं कि उसने दवाई डाल दी, तू नहीं डालेगा तो तेरा कंट्रोल नहीं होगा। अब दवाइयों से तेला मरना बंद हो गया है, गोब की सूंडी मरनी बंद हो गई है, ये नई दवाई आई है, तू इसको डाल। तो इस तरह से शुरू में जबकि वो या तो नमक का असर होता है पहले, ये आपको जहां भी, क्योंकि हरियाणा में 70% पानी में नमक है और ये सेटबैक लगता ही लगता है। पौध को हरी होना ही होना होता है 7-8 दिन के अंदर, लेकिन हम खुश हो जाते हैं कि हमें दवाई डाल दी थी। तो जो मुख्य है, ये तो नमक का बताया मैंने, लेकिन ये जो मुख्य 3 समस्याएं हैं वो उनके बारे में बताता हूं मैं। ये तो कॉमन है, पहले वाली तो लगभग हरियाणा में आपकी गहरी रोपाई। गहरी रोपाई जब होती है तो फुटाव नहीं हो पाता फसल का, इस तरह से 15-20 दिन निकल जाते हैं। जब 15-20 दिन निकल जाते हैं तो पौधा गलना शुरू हो जाता है नीचे से। क्योंकि जब किसी भी चीज़ की, किसी भी अस्तित्व की, किसी भी एग्जिस्टेंस की, पौधे की, आदमी की, पशु की, कोई भी है, अगर एनर्जी उसकी मूवमेंट में नहीं है, चालत में नहीं है, तो वहाँ डिके शुरू हो जाती है, गलन शुरू हो जाती है, जैसे खड़े पानी में सड़ना शुरू हो जाती है। प्रकृति ने एक गुण दिया है सब जगह के, जहां भी कोई एनरिचमेंट आ जाती है, किसी चीज की अधिकता आ जाती है, तो उसको बांटना पड़ता है। वो नहीं बांटेगा तो वो उसी अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। जैसे सूरज के अंदर रोशनी है, हीट है, तो बांटनी पड़ेगी उसको। ही इज कंपेल्ड टू डू दिस। इवन जो हमारे ज्ञानी पुरुष हुए हैं, जंगल में गए हैं, समाज को छोड़ के, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे महापुरुष, अगर वहाँ उनकी कोई एनरिचमेंट हुई है ज्ञान की, तो उनको समाज में आके बांटना पड़ा है। ये कुदरत का नियम है। पौधे के पास एनरिचमेंट है तो देनी पड़ती है, उसके पास हवा है तो बांटनी पड़ती है उसको। कुदरत के जो रिसोर्सेज हैं सबके लिए है, इसीलिए। तो इसी तरह से जब पौधे कि वो टिलरिंग नहीं हो पाती, उसका फुटाव नहीं चल पाता, तो उसमें गलन हो जाती है नीचे पौधे में। गलन देख के वो क्या करता है, नीचे से गारा निकालता है। वो गारा में एक लंबा सा, लाल सा, पीला सा, सूत जैसा एक कीड़ा मिलता है, एनालिडी वो नुकसानदायक नहीं होता। उसके लिए फिर दवाइयां डलती हैं आपकी। इसके लिए दवाइयां बहुत डलती हैं चीज़ों की। लेकिन इसका क्या इलाज है कि आपको शुरू से ही ध्यान रखना है, जब आपने पौध की रुपाई करते हैं खेत में, उस टाइम पे जब खेत तैयार हो जाता है, ट्रैक्टर या हल चलाने के बाद जब आपकी पडलिंग पूरी हो जाती है, पाड़े कट जाते हैं, तो खेत में घुस के देखना होता है उस टाइम पे। अगर खेत में पैर का निशान छूट जाता है तो वो खेत लगाने के लिए तैयार है। अगर खेत में पैर का निशान गारा से ढक जाता है तो खेत को 24 घंटे के लिए और छोड़ना पड़ेगा, उसमें गारा नरम है आपकी। तो इसमें कोई भी दवाई काम नहीं करेगी, ऐसी समस्या है ये। अब जो 3 हफ्ते के बाद दूसरी समस्या होती है, वो भी खूब आती है आजकल, वो है जिंक की कमी। जिंक में क्या होता है कि पत्तों पे जंग सा लग जाता है, पीली पीली झलक आने लग जाती है। जब आप खेत के नज़दीक से गुजरते हैं तो एक लाल सी झलक आने लग जाती है, जैसे जंग लगता है ना लोहे को। पत्ते तोड़ेंगे तो आराम से टूट जाता है वो, पत्ते में जान नहीं होती उसमें।
जिंक की कमी है, किसान सोचता है तूने जिंक डाल रखा है, लेकिन जिंक की कमी के और भी कई कारण हो सकते हैं। कई बार हो सकता है कि जिंक ही हमारे पास अच्छी क्वालिटी का ना मिला हो हमें। दूसरा हो सकता है कि जैसे गर्मी का मौसम आ जाता है तो गर्मी के मौसम में जिंक की अवेलेबिलिटी घट जाती है। तीसरा, मान लो खेत में फास्फोरस अधिकता के साथ है खेत में, तो ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दूसरे एलिमेंट को बांध लेते हैं, उनको भी पौधे के पास नहीं जाने देते या उनकी अवेलेबिलिटी को भी कम कर देते हैं। तो लगभग जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं फास्फोरस के साथ उनका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, यानी कि फास्फोरस उनको बाइंड कर लेता है, गांठ बना देता है, पौधे के पास ना खुद जाता ना उनको जाने देता। फास्फोरस तो जमीन में वैसे भी इमोबाइल है कि ईंट की तरह है, ईंट की तरह है, जैसे वो ईंट नहीं सरकती अपने आप। जो नाइट्रोजन होती है वो एक बॉल की तरह है, जैसे फुटबॉल होती है, वो जहां डालोगे पौधे के पास चली जाएगी, पौधे की जड़ भी जाके उसको ले लेंगी। फास्फोरस ईंट की तरह है कि इसकी मूवमेंट नहीं होती, यानी कि फास्फोरस को आप बीज के नीचे ही डालते हैं सीड ड्रिल से, तभी इसको पौधा ले पाता है। पोटास होता है एक ट्रायंगुलर, जैसे कोई चीज हो, उसका मध्यम होता है इस तरह का बिहेवियर, यानी कि थोड़ी मूवमेंट भी होती है, फिक्सिंग भी होती है, थोड़ी मूवमेंट होती है। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है इसमें। तो जो फास्फोरस है ना खुद चल के जाता जड़ों के पास, तो वो दूसरों को ही बांध लेता है इस तरह से। तो जिंक के एक नहीं कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है, अगर आपके खेत में या पानी में नमक है तो भी आपको जिंक डबल मात्रा में डालना पड़ेगा। कितनी सिफारिश है जिंक की, जिंक सल्फेट की कितनी रिकमेंडेशन है? 10 किलो प्रति एकड़ है। अगर खेत में या ट्यूबवेल के पानी में नमक है तो 20 किलो डबल करना होता है इसको। नाइट्रोजन का डोज भी कुछ बढ़ाना होता है उसमें। केमिकल फार्मिंग में जो आप करते हैं मैं वो बता रहा हूँ, प्राकृतिक खेती में नाइट्रोजन डलती ही नहीं, वो मैं बाद में आऊँगा। लेकिन ये समस्याएं बगैर जरूरत के जो खर्चा कर रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं, कि जिंक की कमी होती है। मैं करनाल गया हुआ था, एक किसान का मैंने देखा, वो किसान खेत की जुताई करने को तैयार हो रहा था लगी हुई धान को। मैं उससे पूछने लगा भी क्या कर रहा है? वो कहने लगा जी ये खेत में फुटाव नहीं चल रहा मेरा, और फसल में इसको दोबारा से पलट के दोबारा लगाऊंगा। तो मैंने उसको कहा कि इसमें समस्या ही कुछ नहीं है, इसमें जिंक की कमी है आपकी। कि अच्छा जी मैंने जिंक डाला था, मैं तू स्प्रे कर दे 2 स्प्रे से, 1 वीक के बाद दूसरा कर देना। तो उसका वो क्रॉप में जब दोबारा गया महीने 1.5 महीने के बाद, तो बहुत अच्छी फसल खड़ी थी, उसकी पूरी पैदावार निकली है। लेकिन बगैर पता उसने दवाई भी डाल चुका है, उसमें चीज कुछ है डाल कुछ रहे हैं। तो ये है दूसरी बीमारी जो समस्या आती है, ये पोषक तत्वों की समस्या है। इसको खैरा बीमारी भी बोलते हैं, खैरा डिजीज भी बोलते हैं इसको। तो ये आपकी 3 हफ्ते के बाद शुरू होती है। फिर ये अगर ज्यादा कमी है तो आगे बढ़ती चली जाती है, फुटाव को प्रभावित करती है फसल की। तीसरी समस्या आती है बकाने की समस्या, जो बासमती में आती है, जो लंबे पौधे बढ़ जाते हैं आपके। उसकी दुनिया में रोपाई के बाद कोई दवाई ही नहीं है। अगर बीज को दवाई लगाई है या पौध में दवाई डाली है तो वो कंट्रोल हो जाएगी, लगाने के बाद कोई दवाई ही नहीं है। लेकिन उसके लिए भी पता नहीं कितने करोड़ों की दवाई पड़ती है। प्राकृतिक खेती में तो ये समस्याएं आती ही नहीं है, लगभग समस्याएं अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं। ये बकाने जैसी बीमारियां आती ही नहीं है आपकी। ये जो बनने पौधों का पिछले साल हुआ था ना, इस तरह की समस्याएं आती ही नहीं प्राकृतिक, क्योंकि इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है इसमें जमीन की।
पौधों की। तो 1.5 से 2 महीने तक यही 3 समस्या आती है मुख्य तौर पे। इनमें कोई दवाई की जरूरत पड़ी आपको? कोई दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इनमें एक एक बीमारी में 4-4 दवाइयां डल रही हैं। 90-95% किसान डाल रहे हैं। लगभग 100% किसान इनके लिए दवाइयां डाल रहे हैं, 3-3, 4-4। ये मैंने कैथल में रह के एक सर्वे टाइप स्टडी करी थी। उस स्टडी में क्या पाया, ये 2014-15 की बात बता रहा हूं मैं आपको। उसमें मैंने ये किसानों से पूछा, भाई आप कितनी दवाइयां डाल रहे हैं खाद से अलग? तो उसमें जो एवरेज आई उस टाइम पे 2014-15 में पर एकड़ 3600 रुपए की दवाई, 3600 रुपए की दवाई। जबकि कैथल में समस्या रहती है नमक की। नमक की वजह से नीचे गल जाते हैं, आखिरी टाइम तक गलते हैं पौधे। तो मैं उस टाइम पे जैसे रासायनिक खेती के साथ ही जुड़ा हुआ था, मैं उनको कहता था कि तुम अगर एक कीड़े की बीमारी है, एक कीड़ा आया है तो एक कीड़े की ही दवाई पड़ेगी। तुम अलग अलग कीड़ों के लिए अब 4-4 दवाइयों को डाल रहा, तो एक कीड़े की दवाई। एक बीमारी है तो एक ही दवाई में काम चलेगा, तो 4-4 दवाइयां क्यों डाल रहा है? तो उस टाइम पे मैंने कैलकुलेशन करी थी कि कैथल में 4 लाख एकड़ में धान की फसल लगती है, 1,60,000 हेक्टेयर में। अब ये दवाई बगैर जो 3600 की दवाई थी, इसमें आप अगर 2000 की दवाई भी बगैर जरूरत के लगाओ, मैं तो कहता हूं 3000 की बगैर जरूरत की दवाई है, 2000 की भी आप लगाते हो ना, तो 4 लाख एकड़ में 80 करोड़ की दवाई अकेले कैथल में बगैर जरूरत के पड़ रही है। अकेले कैथल में 80 से 100 करोड़ की दवाई बगैर जरूरत के पड़ी। पूरे हरियाणा का आप कैलकुलेशन कर लीजिए। किसान को पता ही नहीं चल रहा है। छोटा किसान है, डरता है कि तेरी कहीं फसल ना होगी तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन क्या है, जितनी ज्यादा दवाइयां, जितनी ज्यादा रासायनिक खाद डालता जा रहा है, उसकी जमीन का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। दवाइयां कंट्रोल होने की बजाय, बीमारियां, कीड़े कंट्रोल होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं आपको सन 1980, 85, 90 के आसपास की बात बताता हूं। आमतौर पे धान में 2 ही समस्याएं आती थी कीड़े बीमारियों की। अगर साल सूखा होता था तो तेला, ऊपर जिसको सफेद पीठ वाला तेला कहते थे, वो आती थी। बीच बीच में से वो झुलसा देता था, जहां पैच आते थे वहीं आते थे जहां फसल काली होती थी, जहां यूरिया ज्यादा पड़ता था। जिस साल सूखा होता था ये आता था, जिस साल नमी बढ़ जाती थी उस साल ब्लाइट आती थी, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। वो भी इसी तरह बीच में सुखाती थी, झुलसाते थे। आमतौर पे एक कीड़ा होता था, एक बीमारी होती थी। आज कितने कीड़े, कितने बीमारी हैं धान में? 15-15, 20-20 कम से कम हैं आपके। गेहूं में कोई बीमारी होती ही नहीं थी, आज गेहूं में आपकी समस्याएं शुरू हो गई हैं। कहीं पाउडरी मिल्ड्यू है, कहीं येलो रस्ट है, कहीं हॉपर है, एफिड है, कीड़े, कहीं अब तो बोरर भी आने लग गया आपका। तो शुरू से लेकर, शुरू में ही बोरर आ जाता, काट देता है जो गेहूं को। तो दुनिया भर की अब इतनी दवाइयां आपने यूज करी हैं, तो कंट्रोल तो नहीं हुई आपकी बीमारियां, कीड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। जमीन का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है आपका। जमीन में जीवाणु खत्म हो गए, केंचुए खत्म हो गए हैं, सख्त हो गई हैं जमीनें, उनके जो सुराख है, उसका पोर स्पेस है वो खत्म होता जा रहा है, एरेशन पार्ट कम होता जा रहा है, जैविक कार्बन खत्म होता जा रहा है। खेत में जैविक कार्बन होगा तो जमीन अड़की हो जाती है, पोली हो जाती है। जैसे बचपन में हम देखते थे कि जब हल चलता था या ट्रैक्टर किराए पे ले आते थे, तो कोई कोई ट्रैक्टर होता था, तो जब वो चलता था ट्रैक्टर, हैरो या
हल तो पीछे से जो खूड थे ना, जो लाइनें बनती थी, वो ढकती चलती थी मिट्टी उसको इस तरह से। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, जब हल चलता है, ट्रैक्टर चलता है, तो मिट्टी बिखर जाती है, दूर दूर गिर जाती है जाके, ढकती नहीं। ये प्लास्टिसिटी जमीन की बहुत कम। इसका मतलब ये है कि उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है, उसका पोषक तत्व, उसकी फर्टिलिटी, वो भी कम हो गई उसकी। तो अब 2 बूंद पड़ जाती हैं तो पानी खड़ा हो जाता है आपकी जमीन पे। जमीन में पानी नहीं पीती ना, सूखा पड़ जाता है थोड़ा सा तो फसल सूखने लग जाती है। तो पौधों से या जमीन से ना तो थोड़ी सी ज्यादा बारिश सहन हो रही है, ना ही कम बारिश सहन हो रही है। अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो जाता है सिंचाई को, तो पौधे सूखने लग जाते हैं तुरंत। पानी देते हो, जैसे गेहूं में गर्मी पड़ जाती है फरवरी मार्च में, कई बार जो गर्मी हो जाती है तो सूख जाते हैं खेत। उसमें जब पानी देते हो तो अगर थोड़ी सी हवा चल जाती है तो गिर जाते हैं, जान नहीं होती। और जमीन पानी पीती ही नहीं, पानी खड़ा हो जाता है उसमें। और मान लो पानी देने के बाद बारिशें आ जाती हैं, कई बार मौसम खराब हो जाता है, तो वो सारी फसल गिर जाती है आपकी। जमीन में ताकत, पकड़ने की ताकत नहीं रही है, पौधे के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं रहा है। तो ये समस्याएं जो आती जा रही हैं, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हम जो अब 3 दिन में डिस्कस करेंगे, प्राकृतिक खेती, जितनी भी समस्याएं हमारी आई हुई, उनका प्राकृतिक खेती किस तरह से इलाज करती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे धान है, इसमें 1.5 से 2 महीने में सिर्फ ये 3 बीमारियां, समस्याएं आती हैं, और तीनों में किसी भी दवाई की जरूरत ही नहीं है, और तीनों के लिए ही करोड़ों की दवाइयां पड़ती हैं आपकी। पिछले साल एक चौथी बीमारी और दिखाई दी थी, वो थी धान के बौने पौधे, राइस ड्वार्फिज्म वायरस थी। 2001 में ये चाइना या ताइवान उधर आई थी। इसका इलाज वायरस, ये वायरस की बीमारी थी, जैसे आदमियों में कोरोना आई थी, पशुओं में लंपी आई थी, तो इस बार ये धान में भी वायरस थी, जिसकी वजह से बौने पौधे रह जाते, फुटाव नहीं करते, बालियां नहीं निकलती, दाने खाली रह जाते हैं या बदरंगे दाने आते हैं। तो किसानों ने जुताई भी करनी पड़ी अपनी फसल की। लेकिन वायरस की जो भी बीमारी है, चाहे आदमी की है, चाहे पशु की है, चाहे खेत की है, वो इम्यूनिटी से दूर होगी। वायरस का कोई दवाई नहीं है दुनिया में, कोई कोरोना की दवाई तो नहीं थी, लंपी की भी नहीं थी, इसकी भी नहीं है। वायरस की दवाई केमिकल होती ही नहीं है। वायरस कंट्रोल होगा इम्यूनिटी से, जब आप अंदर से स्ट्रोंग हो जाएंगे, आपका सिस्टम स्ट्रोंग हो जाएगा, जब आपकी जमीन या पौधे में डिफेंस मैकेनिज्म आ जाएगा। तो प्राकृतिक खेती में डिफेंस मैकेनिज्म आएगा, आएगा ना, इम्यूनिटी आएगी। जितना प्रकृति के नजदीक जाओगे, इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है। तो मोटी मोटी बातें अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि आज क्या क्या क्वेश्चन है। प्राकृतिक खेती की आप ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, तो क्या क्या समस्याएं हैं हमारे पास और क्या क्या क्वेश्चन हैं। प्राकृतिक खेती के बारे में आप भी काफ़ी प्रश्न लेके आए होंगे। एक तो प्राकृतिक खेती के बारे में हमारी समझ पूरी नहीं है कि क्या है प्राकृतिक खेती। हम जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती समझे बैठे हैं। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है, इसकी समझने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती क्या है? ये कहते हैं कि प्राकृतिक खेती में शुरू में आपकी उपज में कमी आती है। ये हमारा जैविक खेती का जो कंसेप्ट है, हम प्राकृतिक खेती पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जैविक खेती में शुरू में कई सालों तक पैदावार में घटोतरी आती है। तो एक क्वेश्चन रहता है सबका, बुद्धिजीवियों का भी, जितने भी स्टेक होल्डर हैं खेती से, कि जी देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा। एग्जाम्पल देते हैं कि श्रीलंका में फूड क्राइसिस आ गया था, उन्होंने प्राकृतिक खेती करी थी।
अब उनकी प्राकृतिक खेती थी या कुछ और था, ये समझने की जरूरत है, वो हम इसमें जानेंगे। एक ये कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो भी तो प्राकृतिक खेती करते थे, वो कौन सा यूरिया या दवाइयाँ डालते थे? कि वो भी तो प्राकृतिक खेती थी। जब उस टाइम पे हमारे देश की भूखमरी नहीं खत्म हुई, फूड क्राइसिस था, बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता था, तो आज प्राकृतिक खेती ऐसा क्या करेगी जिससे हमारी खाद्य सुरक्षा की रक्षा हो सकेगी, फूड सिक्योरिटी प्राप्त हो सकेगी। एक ये कहते हैं कि जो हमने आज तक डेवलप किया है, एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वैराइटीज निकाली हैं, दवाइयाँ, यूरिया, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर दवाइयों का, खाद्यों का किया है, जो साइंस की डेवलपमेंट हुई है, ये खत्म हो जाएगी आपकी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रश्न आता है कि क्या इसमें देसी किस्म ही लेनी पड़ेंगी, देसी बीज ही लेने पड़ेंगे, या जो ज़्यादा पैदावार देने वाले किस्म वो भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक खेती में फसलों की समग्र सिफारिशें दो आप, जैसे आप पैकेज और प्रैक्टिस देखते हैं रासायनिक खेती में सभी फसलों की यूनिवर्सिटीज़ की दी हुई, इसमें एक प्रश्न भी आता है, इसमें ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्राकृतिक खेती में क्यों ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ मैं आपको कि प्राकृतिक खेती में जो इनपुट आप पहले डालते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत आदि, जो पहले दूसरे 2-3 साल में डालते हैं, वो घटता चला जाता है आगे। 5-7 साल के बाद ऐसे बहुत से किसान आ चुके हैं जिनको जीवामृत, घन जीवामृत भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें कोई पर्टिकुलर क्रॉप की पैकेज देने की जरूरत ही नहीं है। इसमें डिपेंड करेगा कि आपने खेत में जीवाणु की खेती कितनी करी है, जीवाणु कितने पाले हैं आपने, या केंचुए कितने पाले हैं आपने। जो फार्मर, जो किसान जितने केंचुए या जीवाणुओं की रक्षा कर सकेगा या उनके मल्टीप्लाई कर सकेगा, वो उसका मतलब सीधा खाद है, ऑर्गेनिक कार्बन है, वो सीधा ह्यूमस है, वो उनका शरीर प्रोटीन मास होता है, प्रोटीन मास सीधा ह्यूमस होता है। वो जो भी ऑर्गेनिक मैटर खेत में डालते हैं उसको डिके करते हैं, उसको खाते हैं, उनका शरीर बन जाता है, उनका शरीर प्रोटीन मास होता है। वो प्रोटीन सीधा ह्यूमस की फॉर्म होती है, पौधे का रेडीमेड फूड होता है। इसलिए जितना आप इसमें जीवाणुओं को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, उसके साथ साथ केंचुए भी मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। जितने ज्यादा हो जाएंगे उतना ही खेत का ऑर्गेनिक कार्बन, उतनी ही जल्दी खेत का ऑर्गेनिक कार्बन और ह्यूमस बढ़ता चला जाएगा आपका, उतनी ही खेत की ताकत बढ़ती चली जाएगा। जितनी जल्दी आप ताकत बढ़ा लेंगे, एक पैकेज बताऊंगा मैं आपको कि जीवाणुओं का क्या पैकेज है, कि जीवाणु और केंचुए हम बढ़ा सकें खेत में, वो पैकेज बताऊंगा। जितना पैकेज आप जितने बढ़ा लें, कामयाब हो जाएंगे, उतनी ही खेत की ताकत बढ़ जाएगी, उतनी पैदावार बढ़ जाएगी आपकी। इसलिए इसमें फसलों की समग्र सिफारिशें नहीं होती, नहीं दी जा सकती। सूक्ष्म पोषक तत्वों व जिप्सम का प्रयोग, एक डाउट रहता है कि इसमें कुछ भी नहीं डालना हमें बाहर से। मान लो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, कौन से होते हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, मैंगनीज है, या जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, अगर उनकी कमी आती है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो जिंक की कमी आ गई आपकी, जैसे अब खेत में आप जिंक की कमी को दूर करने के लिए स्प्रे करते हैं। 100 लीटर पानी में 500 ग्राम जिंक सल्फेट 21% वाला लेते हैं आप, उसमें यूरिया मिलाते हैं। इसमें यूरिया मिलाने की जरूरत नहीं, इसमें जीवामृत में आप जिंक सल्फेट 100 लीटर में आधी किलो जिंक सल्फेट मिला के स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें अप्लाई कर सकते हो आप। दूसरा, जिप्सम अप्लाई कर सकते हो। अगर इनसोल्यूबल नमक है, अघुलनशील नमक है आपके खेत में, सोडिसिटी आपके खेत में, पीएच हाई है आपके खेत की, तो आप जिप्सम अप्लाई उसमें कर सकते हो।
तो ये क्वेश्चन आप लगभग सभी लेके आए होंगे कि भाई फूड सिक्योरिटी का क्या होगा, कीड़े बीमारियां आ जाती हैं, उनका कंट्रोल कैसे करेंगे हम। हमारे पूर्वज भी तो यही खेती करते थे, आज कौन सी अलग बात हो गई, आज की प्राकृतिक खेती में क्या अलग बात है। जब पहले हमारे पेट नहीं भरते थे, आज कैसे भर जाएंगे। प्राकृतिक खेती जैविक खेती में क्या अंतर है, यही है ना मुख्य प्रश्न आपके, या कोई और प्रश्न आपका। इनसे अलग कोई प्रश्न है तो कृपया बताएं आप। हाँ सर जैसे एक कंसेप्ट पढ़ा है, एक तो है नेचुरल फार्मिंग और एक हो गया जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इनमें भी डिफरेंस है जी। ये पूछ रहे हैं क्या, एक तो जीरो बजट प्राकृतिक खेती है, एक प्राकृतिक खेती है। देखिए जो शुरू में कंसेप्ट आया है, जो सुभाष पालेकर जी ने दिया था, वो जीरो बजट प्राकृतिक खेती का कंसेप्ट दिया था। इसका मतलब ये था कि इस पे काफ़ी बहस होती थी बुद्धिजीवियों के साथ, किसानों की, या जिन्होंने दी है उनके साथ। जीरो बजट का ये मतलब था कि उन्होंने जो काम किया था पालेकर जी ने, वो इंटरक्रॉप पे किया था सारा काम उनका, अंतर्वर्तीय फसलों पे था। जैसे आप गन्ने में सरसों ले लो, प्याज ले लो, लहसुन ले लो, मूंग उड़द ले लो, इंटरक्रॉपिंग है, गेहूं में चना ले लो। उन्होंने इंटरक्रॉपिंग काम किया था, महाराष्ट्र में उनका काम था, और रेन फेड कंडीशन में था, इरिगेटेड सिस्टम में नहीं था। जैसे हमारा धान और गेहूं अकेली फसल है ना यहाँ पंजाब हरियाणा में, उनका रेन फेड में काम था। तो जीरो बजट का मतलब ये था कि जो इंटरक्रॉप आपकी, उससे मेन फसल का खर्चा निकल जाता था। जैसे गन्ना है, गन्ने में आपने सरसों बो दी, मूंग बो दी, उससे मेन फसल का खर्चा निकल गया। जो मेन फसल है गन्ने की, वो शुद्ध रूप से किसान के पास बच जाती है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, इसमें किसान को बाजार में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए भी जीरो बजट दिया इसका नाम। तीसरा कारण यह था कि किसान को लोन वगैरह बैंक में जाके लेने की, या फाइनेंशियल एडवाइजर जगह जगह बैठे हैं, जान कर लेने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इसको जीरो बजट कहा। किसान को जेब से यानी कि मार्केट में जाने की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत बड़ी बात थी इसकी। तो अब ये शुरू में पालेकर जी ने नाम दिया था इसका जीरो बजट प्राकृतिक खेती, फिर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के नाम से दिया था, सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि। अब उन्होंने सुभाष पालेकर कृषि के नाम से इसको दे रहे हैं, लेकिन उनके अपने आइडियाज़ हैं, वो अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हमें प्रकृति की तरफ वापस लौटना है, क्योंकि हरित क्रांति के समय हमारी जमीनों में ताकत पूरी थी, हमारी जमीनों में सब फसलें होती थी। यहाँ जो कुरुक्षेत्र में आप बैठे हुए हो, पंजाब में पूरे में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ सभी फसलें होती थी आपकी। यहाँ आपकी दालें भी होती थी, गन्ना, बाजरा, कपास, सभी फसलें होती थी और अच्छी तरह से होती थी, क्योंकि जमीनें स्वस्थ थी उस टाइम पे। उनका भौतिक स्वास्थ्य है, रासायनिक स्वास्थ्य के साथ भौतिक स्वास्थ्य है, जिसमें आप पानी ठीक से मूवमेंट हो सके, हवा ठीक से रहती हो, जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन ठीक से रहता हो, ये भौतिक स्वास्थ्य होता है जमीन का। तो उससे जमीन एक अड़कापन आ जाता, पोली रहती है जमीनें, एकदम से सख्त नहीं होती जैसे आजकल हो गई है। जीवाणु होते हैं उसमें, केंचुए होते हैं, तो जमीन का भौतिक, रासायनिक और जो जैविक स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव हो जाता था उससे। तो हरित क्रांति के समय यहाँ सारी फसलें होती थी, लेकिन आज तो धान गेहूं के अतिरिक्त कोई फसल ही नहीं होती आपकी। किसान को 10 बार सोचना पड़ता है धान की जगह दूसरी फसल लेने के लिए, क्योंकि जमीन ने पानी पीना ही बंद कर दिया है। जमीनों का भौतिक स्वास्थ्य, हर तरह का स्वास्थ्य खराब हो गया है, डिग्रेड हो गया है। तो
आज हम कोई भी दूसरी फसल लेते हुए किसानों को 10 बार सोचना पड़ता। मान लो उसने दाल की या तिलहन की फसल ले ली है, बाजरे की फसल ले ली है, थोड़ी बारिश ज़्यादा हो गई तो उसकी फेल हो जाती है फसल। इसीलिए हमारे लिए एक समस्या आ रही है विविधीकरण की। हमारी सरकारें पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से विविधीकरण किया जाए, धान की फसल से कैसे पीछा छुड़वाया जाए। इसलिए हमारा प्रयत्न यह है कि क्या कोई तकनीक ऐसी है जिससे हम हरित क्रांति वाले समय पे वापस लौट सकें, वही ताकत जमीन की, वही उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, उसकी फर्टिलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी रिस्टोर कर सकें। क्या संभावना है? अगर वही लौट जाते हैं तो फिर सारी फसल हो सकती है आपकी, हो सकती है सारी फसल। फिर तो जो बारिशें होती हैं ये भी पानी पीने लग जाएंगी जमीनें आपकी, जमीन की ताकत भी रिस्टोर हो जाएगी आपकी। और भी जितने रिस्क हैं और भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आपकी सोल्व हो जाएंगी। और ये सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की अगर किसी सिस्टम में कैपेबिलिटी है तो वो है प्राकृतिक खेती। अब कैसे, क्या क्या समस्याएं हैं, अगली स्लाइड में मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या समस्याएं हैं देश की एग्रीकल्चर की। भारतीय कृषि के ये विचारणीय बिंदु हैं या समस्याएं बोल सकते हो आप। क्या प्राकृतिक खेती इनको एड्रेस कर सकती है? सबसे पहला बिंदु है कि भूमि का बिगड़ता स्वास्थ्य है। जैसे मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य तो बिगड़ ही रहा है, फसलों की पैदावार भी नहीं बढ़ रही है, खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है आपका, साल दर साल खर्चा बढ़ता जा रहा है, कीड़े बीमारियां बढ़ती जा रही हैं आपकी। दूसरा है गिरता भूजल स्तर। जहां पर हम बैठे हुए हैं कुरुक्षेत्र में, यहां पिछले 10 साल का डेटा ये है कि हर साल लगभग 5 फुट पानी नीचे जा रहा है। वाटर टेबल 5 फुट डिप्लीट होती जा रही है, नीचे जा रही है। बारिशों की तो कोई कमी नहीं है कई साल से, लेकिन वाटर टेबल तो ऊपर नहीं आ रही फिर भी आपकी। फिर भी हर 2-3 साल में आपको ट्यूबवेल में पाइप डालनी पड़ रही है, को 10 फुट को 20 फुट। यानी कि जो भूजल स्तर है, भूमि के नीचे का स्तर है, वो राइज नहीं कर रहा है, लगातार गिरता ही जा रहा है। और ऐसा टाइम आने वाला है हमें पानी पीने की समस्या आने वाली है। ये तो कई सालों पहले, 20-30 सालों पहले MS स्वामीनाथन जी, जो एक वेल नोन साइंटिस्ट हुए हैं इंडियन एग्रीकल्चर के, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि इसी तरह से पूरे पंजाब हरियाणा में खेती की जाती रही तो आने वाले 20-30-40 सालों में यहाँ रेगिस्तान के लक्षण आ जाएंगे, रेगिस्तान के लक्षण, क्योंकि नीचे पानी ही नहीं बचेगा आपको। जैसे चेन्नई जैसी जगह पानी ही नहीं है, खत्म हो गया। वहाँ गर्मियों में थोड़ी गर्मी होते, इवन दिल्ली में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाती है और ठेके छूटते हैं। चेन्नई जैसी जगह है, माफिया है पानी का, आपको पीने का पानी ही नहीं मिलना, नीचे का पानी ही खत्म हो जाएगा आपका। यही रिपोर्ट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की है, जो केंद्र का मंत्रालय है। आने वाले 20-25 सालों में उस रिपोर्ट का कहना है कि यहाँ नीचे का पानी आपका खत्म हो जाएगा पंजाब हरियाणा का। तो बारिशें अच्छी हो रही हैं। अगर सूखा, जैसे एल नीनो का साल है ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है अगले साल इसका प्रभाव दिखे और सूखा आ सकता है। अगर एक साल भी सूखा आ गया तो आपकी वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर जाएगी, एक साल के अंदर ही पता लग जाएगा हमें। क्योंकि जो 2014 का सूखा था, 2015 का सूखा था, 2001 का सूखा था, 1987 का सूखा था। 1987 में ऊपर इंजन रखे हुए थे ट्यूबवेल्स के, सबमर्सिबल स्टार्ट हुए थे 1987 में। उसके बाद 2001 में, 2002 में, 2014 में, 2015 में जब भी सूखे पड़े तो वाटर टेबल एकदम से स्पीड से नीचे गई है। जब भी सूखा पड़ा है, पैदावार में घटोतरी आई है पूरी, जब भी सूखा पड़ा है।
तो एक समस्या है आगे आने वाले टाइम में आपको पीने का पानी। ये हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशें बढ़ जाएं आपकी, देख नहीं रहे हो आप। बाड़मेर जैसी जगह, जोधपुर जैसी जगह जहां देश में सबसे कम बारिश होती है, बाड़मेर की जो औसत वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर है, जितनी इजराइल की है। वो लोग 10 सेंटीमीटर में ही पूरे साल का पीने का और पशुओं का पानी इकट्ठा कर लेते थे। सिस्टम ऐसे थे, लेकिन आज वो उनके सिस्टम भी बिगड़ चुके हैं। वहां भी फ्लड है आज आपकी, फ्लड हैं राजस्थान में, सूखे इलाकों में, कच्छ में, भुज में फ्लड्स हैं जो कभी देखे नहीं थे उन लोगों ने। और अभी आपके सुपरवाइजर और एडीओज जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि जी तोशाम की साइड के, भिवानी की साइड के, महेंद्रगढ़ की साइड के थे उनमें कुछ जो राजस्थान के साथ एरिया लगता है, वो कहते हैं जी टिब्बों में भी जहाँ खेती की जा रही है, जहाँ भी यूरिया वगैरह डल रहा है, दवाइयाँ डल रही हैं, जमीनों ने पानी पीना बंद कर दिया है टिब्बों में। अदरवाइज बारिश हमने देखी है बचपन में। मैं तो जींद जिले में सफीदों तहसील में, वहां भी रेत होता था, थड़ियां होती थी, थड़ियां खेलते थे हम रेत में, बारिशें होती थी, पानी पी जाती थी पूरा पूरा। आज टिब्बे पानी नहीं पी रहे हैं आपके राजस्थान के, उनमें नीचे आड़ लेयर आ गई आपकी, इनकी वजह से, केमिकल फर्टिलाइजरों की वजह से, केमिकल पेस्टिसाइड की वजह से आड़ लेयर बन गया नीचे आपकी। बारिश होती है बहने लग जाता, नहीं तो रेगिस्तान में पानी बहने का क्या मतलब था, कितनी बारिश होती थी पी जाती थी जमीनें, लेकिन आज नहीं पीती हैं वो। बहुत बड़ा संकट आगे पानी वाला आ सकता हमारे सामने। इसलिए प्राकृतिक खेती, प्रकृति की तरफ मुड़ेंगे। इसलिए प्राकृतिक खेती कह रहे हैं कि प्रकृति की तरफ जाने का हमारा प्रयास है। आज की पैदावार लेके चलेंगे हम, आज की जो अच्छी चीजें हैं साइंस की, वो लेके चलेंगे हम। देसी बीजों पे नहीं जा रहे हम। अगर देसी की जरूरत है देसी लेंगे, हाई यील्डिंग की जरूरत है वो भी होती है प्राकृतिक खेती में, कोई समस्या ही नहीं है। आज की साइंस की अच्छी चीजों को लेके चलेंगे। और जो हरित क्रांति के समय अच्छी चीजें थी, हमारी जमीन की ताकत थी, पानी भरा हुआ था, पेट, धरती का पेट भरा हुआ था। हमारे पेट तो खाली थे, लेकिन धरती का पेट भरा हुआ था। तो हम उस स्थिति में जाना चाहते हैं, प्रकृति की तरफ लौटना चाहते हैं, इसलिए प्राकृतिक खेती है ये। जैसे आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कोई कहता है प्राकृतिक नाम तो हो ही नहीं सकता, प्राकृतिक खेती हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो कहते हैं कि प्रकृति में कोई जीवामृत डालने थोड़ी जाता है, घन जीवामृत या नीमास्त्र डालने थोड़ी जाता है, इसलिए प्राकृतिक खेती संभव ही नहीं है, कई लोग कहते हैं। ये नाम रिजल्ट ओरिएंटेड नाम है कि हम रिजल्ट क्या चाहते हैं, प्रकृति की तरफ जाना चाहते हैं। इसमें जो मेथड है ना वो ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन मेथड में भी हम जहर वाली चीजें नहीं डाल रहे। इसमें जहर मुक्त मेथड या विधियां अपना रहे हैं हम, केमिकल नहीं डाल रहे हैं कहीं भी, इसलिए प्राकृतिक खेती है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड नाम है प्राकृतिक खेती का, जैसे आपने पूछा था ना, शुरुआत करी थी एक। तो इसमें क्या है कि जैसे हम कह देते हैं एक आदमी का अच्छा आदमी है, भगवान है, देवता है, दूसरे आदमी को कह देते हैं भाई राक्षस है, ये तो गंदा आदमी है, बोल देते हैं ना, कुत्ता आदमी है, गधा आदमी है, कुछ भी कह देते हैं कि वो आदमी सब कुछ हो सकता है। कुत्ता आदमी नहीं हो सकता, लेकिन आदमी के अंदर सभी गुण हो सकते हैं, क्योंकि उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अब एक आदमी संत बना है तो किस विधि से संत नाम मिला है ये मायने नहीं रखता। एक आदमी राक्षस बना है, किस विधि से उसने राक्षस बना है ये मायने नहीं रखता, रिजल्ट में राक्षस है वो, रिजल्ट में संत है वो। इस तरह से ये रिजल्ट ओरिएंटेड नाम है। प्राकृतिक खेती भी रिजल्ट ओरिएंटेड नाम है कि हमें प्रकृति की तरफ जाना है, और जो आज की अच्छी चीजें हैं उनको साथ लेके, और जो पुरानी अच्छी चीजें थी उनको रिस्टोर करना है, रिप्लीट करना है, रीजनरेट करना है। इसलिए इसको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ही बोलते हैं, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इसका मतलब री का मतलब दोबारा, जनरेटिव का मतलब जनरेट करना, पैदा करना। यानी कि पानी जैसे भरा था पहले
जमीन के नीचे, तो उसकी बढ़ती के लिए काम करें हम। खेत की ताकत खत्म हुई तो उसके लिए काम करें हम। जलवायु डिग्रेड हुई है तो उसके लिए काम करें हम। इसको रीजनरेटिव एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और इवन इसको जो कार्बन क्रेडिट एग्रीकल्चर है, कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में बढ़ाना। जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। इसको पौधे जब भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, तो वो जो पौधे का शरीर बन जाता है तो जमीन में उसको खींचना, यानी कि अवशेष जमीन में आएंगे, अल्टीमेटली जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। इसका मतलब जो ऊपर जो पोल्यूशन कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, हमने जमीन में ले आए, इसको कार्बन क्रेडिट फार्मिंग बोलते हैं। तो ये भी प्राकृतिक खेती में बहुत अच्छी तरह से पूर्ति होती है इसकी। अब अगले इश्यूज क्या हैं? गिरता भूजल स्तर, जलवायु परिवर्तन। ये मैंने आपको बता दिया कि जलवायु का जो गैस बन रही, गैस जो बढ़ती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की, जिनकी वजह से ये आप देख रहे हैं बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, कहीं फ्लड आ रही हैं जहाँ कभी फ्लड देखी नहीं थी, बगैर टाइम पे कहीं कहीं स्नोफॉल हो रही है। तो इस तरह से चेंज जो आती जा रही है, ये प्राकृतिक खेती इसको भी एड्रेस करती है। कैसे करती है ये हम डिस्कस करेंगे आगे। फसल विविधीकरण, जैसे मैंने बताया आपको कि अब सरकारों की एक स्कीमें चली हुई हैं कि अगर धान की जगह दूसरी फसल लगाएंगे तो उसको 1 एकड़ पे किसान को 4,000 रुपये मिलेंगे, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये। और अगर रोपाई वाली धान की जगह डायरेक्ट सीडीड राइस लेंगे तो उसको 1 एकड़ पे 4,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमें जोर लगाना पड़ रहा है। धान एक प्रॉब्लम क्रिएटिव क्रॉप हो गई है सबके लिए, क्योंकि धान की कंटिन्यूटी से आगे समस्याएं जो आने जा रही हैं उन पर सोचने की जरूरत है। जी, जैसे नेचुरल फार्मिंग है, इससे मतलब DSR पॉसिबल है नेचुरल फार्मिंग? ये बीच में डिस्कस करें तो अच्छा है। ये पूछ रहे हैं कि प्राकृतिक खेती में DSR क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। कोई भी फसल है वो संभव है, कोई भी फसल, इसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है प्राकृतिक खेती। ये सभी पर्सन में जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी 3 दिन की, ये दोबारा फिर आपके सामने पर्सन रखूंगा मैं। क्या इन प्रश्नों के जवाब मिले आपको? क्या ये जो मैं समस्याएं बता रहा हूं इनका सॉल्यूशन है प्राकृतिक खेती में? ये दोनों स्लाइड आपसे बाद में फिर पूछूंगा मैं आपसे। अगला, घटती फसल विविधीकरण, घटती कारक उत्पादकता, फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ये क्या है? जैसे 1950-51 में 1 किलो पोषक तत्व से 13.4 किलो अनाज पैदा होता था। 1 किलो न्यूट्रिएंट से 13.4 किलो 1950-51 में। आज वो लगभग 2.8 किलो पैदा हो रहा है। ये फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, यानी कि नाइट्रोजन उस टाइम पे 1 किलो में कितना पैदा होता था, आज कितना पैदा होता है। उस टाइम 1 बूंद से कितनी पैदावार होती थी, आज 1 बूंद से कितनी पैदावार होती है। आज पानी ज़्यादा जरूरत पड़ने लग गई है ना। तो इस तरह से जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, पर्टिकुलर फैक्टर है, फास्फोरस है, पोटास है, कोई भी न्यूट्रिएंट ले लो आप, कोई भी इनपुट ले लो आप। पहले ज़्यादा कम खर्चा था, आज हर चीज़ का खर्चा भी बढ़ता आ रहा है और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती आ रही है इनपुट की, लेकिन पैदावार उसके हिसाब से उतनी नहीं है। तो ये फैक्टर प्रोडक्टिविटी है। फसल पर बढ़ती लागत, ये भी समस्या है, लगातार बढ़ती आ रही है आपकी। सरकार ने पिछले साल 1,60,000 करोड़ की सब्सिडी दी थी खादों की, यूरिया पे 1,60,000 करोड़ की, 1,60,000 करोड़ की सब्सिडी दी थी। अगर प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो इसमें यूरिया की जरूरत ही नहीं है, इसमें खाद डलता ही नहीं कोई भी, इसमें तो गोबर का खाद भी नहीं डलता, इसमें यूरिया तो डलता ही नहीं कतई। तो ये यूरिया एक ये नहीं, और भी इसके बहुत से नुकसान हैं जो डिस्कस करेंगे आप। नाइट्रोजन का अत्यधिक प्रयोग, ये तो बंद ही हो जाएगा इसमें।
पोषक तत्वों का असंतुलित प्रयोग ये भी बंद हो जाएगा। जैसे यूरिया अप्लाई करते जा रहे हैं, अब पता लगा फास्फोरस की कमी होगी, फास्फोरस अप्लाई करने लगे यूरिया के साथ। 17 तत्वों में से जौन सा नुकसान होने लग जाता है हम वो डालने लग जाते हैं फसल में, तो इम्बैलेंस दूर हो जाएगा आपका। कीटनाशक दवाओं का विवेकहीन प्रयोग, कीटनाशक दवाओं की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। अधिक या कम वर्षा से फसल का नुकसान, थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो नुकसान, सूखा पड़ जाता है तो नुकसान, तो प्राकृतिक खेती में ये भी सॉल्यूशन है। तो जितनी भी इंडिया की एग्रीकल्चर की समस्याएं हैं, ये किस तरह से हम प्राकृतिक खेती में एड्रेस करेंगे, किस तरह से एड्रेस करती है, किस तरह से इनका सॉल्यूशन करती है, तो ये मैंने नटसेल में तो आपको बताया थोड़ा थोड़ा, ताकि एक पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब प्राकृतिक खेती से किस तरह से इनका एक पूरी तरह से सॉल्यूशन होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती क्या है? अगर मैं आपको यही कहूं, मेरे को 3 शब्दों में इसकी परिभाषा बताओ, क्या बताएंगे? प्राकृतिक खेती का क्या अर्थ है? जीवाणुओं की खेती, सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती। यानी कि हमें खेत में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाने हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा जो खेती की जाती है, मैंने ये कहा कि सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती, यानी कि सूक्ष्म जीवाणुओं को खेती की तरफ पालना है। जैसे कोई फसल है आपकी, धान गेहूं गन्ना, जैसे उसको पालते हैं, जीवाणुओं को भी पालना, आपकी सारी समस्या सोल्व हो जाएगी यहीं से, एक पॉइंट से आपके 100 के 100 सोल्यूशन आ जाएंगे जो मैंने बताया आपको। किस तरह से आएंगे वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जीवाणुओं की खेती या नेचुरल फार्मिंग मीन्स फार्मिंग ऑफ माइक्रोब्स, फार्मिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जब खेत में जीवाणु बढ़ जाएंगे तो केंचुआ अपने आप बढ़ेगा। सूक्ष्म जीवाणुओं की और केंचुए की लाखों साल की दोस्ती है, इनका सहज जीवन है। अगर सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं तो केंचुए बढ़ते हैं, अगर केंचुए बढ़ते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं, और दोनों मिलके हर तरह के हार्मोन, हर तरह के एंजाइम की पूर्ति कर देते हैं। हर तरह का हार्मोन एंजाइम से तो चलता है सारा सिस्टम आपका। पौधे का, व्यक्ति का, जमीन का जो सिस्टम है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो प्रोसेसिंग है, हार्मोन एंजाइम से ही चलती है। और ये दोनों डिपेंड करते हैं जीवाणुओं पे और अर्थवॉर्म पे। तो इसमें जो सबसे पहले डेफिनेशन आ गई आपकी कि जीवाणुओं की खेती है। अब थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन अगर करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूं कि एक संरक्षण खेती होती है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। क्या होती है ये? संरक्षण खेती वो होती है जिसमें आपके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, प्रोटेक्शन होती है। जैसे आप कुछ ऐसा करें कि पानी की खपत कम हो जाए, कुछ ऐसा करें कि जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन का लॉस कम हो, वो बढ़े, कुछ ऐसा करें कि ग्रीन हाउस गैस ना जाए वातावरण में, कुछ ऐसा करें कि दवाइयों का असर या सिस्टम पे डिग्रेडेशन ना आए। ये है संरक्षण खेती। तो संरक्षण खेती में क्या होता है, जैसे आपने मान लो बेड्स बना दी खेत की, बार बार प्लोइंग नहीं कर रहे खेत की, प्लोइंग करेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन उड़ जाता है, ज़्यादा जुताई करेंगे तो, ये भी संरक्षण खेती का पार्ट है। 0 टिलेज या मिनिमम टिलेज, ये भी संरक्षण खेती का। संरक्षण खेती एक सिस्टम है जिसमें ये प्रैक्टिस फॉलो करी जाती है, लेकिन इसमें रासायनिक दवाओं का, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। अब अगर संरक्षण खेती में रासायनिक दवाओं को, रासायनिक इनपुट्स को बाहर निकाल दें और प्राकृतिक इनपुट शामिल कर दें। प्राकृतिक इनपुट कौन से हैं?
जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत आदि है, या नीमास्त्र वगैरह है, खट्टी लस्सी वगैरह है, इनको शामिल कर दें तो प्राकृतिक खेती बन जाती है आपकी। यानी कि जो संरक्षण खेती है, ये सारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करती है, संरक्षण खेती, इसलिए पैकेज लिया गया है। अब इस परिभाषा का थोड़ा और विस्तार करते हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि और उनसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए जिन जिन संसाधनों की जरूरत होती है, कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे जमीन है, पानी है, हवा है, ये प्राकृतिक संसाधन है जो खेती में यूज हो रहे हैं हमारे। वैसे तो प्राकृतिक संसाधन सारे ही हैं, पौधे, पशु, आदमी, हवा, सौर ऊर्जा, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इनका, उन संसाधनों का कम से कम प्रयोग करते हुए और उनकी गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जो खेती की जाती है उसे प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें मुख्य कंपोनेंट क्या है कि भूमि को जीवित अस्तित्व समझकर व्यवहार करना। क्योंकि जमीन में देखो जीवाणु रहते हैं, केंचुए रहते हैं, तो इसको जीवित माना जाता है, इसलिए आपको जैविक खेती नाम दिया गया है जीवन के हिसाब से। तो इसको जीवित समझ के, जैसे हम अवशेषों में आग लगा देते हैं, वो चीजें नहीं करनी हमारे को, या बगैर जरूरत के खेत की जुताई करते रहते हैं, इसको पाड़ देते हैं। एक तरह से एक अस्तित्व समझो इसको। हम जब हल चलाते हैं तो डिस्टर्बेंस होती है इसमें, जो अंदर जीवाणुओं का घर है वो टूटता है, सूक्ष्म जीवाणुओं का। प्रकृति से लिया गया संसाधन उसी को वापस करना, यानी कि जो अवशेष वगैरह लेते हैं, या पशुओं का जो वेस्ट मटेरियल होता है, गोबर वगैरह होता है, या पौधों का जो अवशेष वगैरह होते हैं, वो वापस जमीन में ही मिला देना, उनको बाहर नहीं फेंकना, उसमें आग नहीं लगानी आपको। रिक्त होते हुए संसाधनों की पूर्ति करना, जो रिक्त होते जा रहे हैं उनकी फिलिंग भी करना हमारे को, उसका भी ध्यान रखना है। और किसी भी रासायनिक या जैविक खाद व दवा का प्रयोग नहीं करना, न जैविक का इनपुट्स का प्रयोग करना, न केमिकल इनपुट्स का प्रयोग करना। तो ये प्राकृतिक खेती समझ में आ गया आपके क्या है? प्राकृतिक खेती मुख्य परिभाषा जो याद रखनी है वो जीवाणुओं की खेती है। जीवाणु बढ़ाने, सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाने हैं तो केंचुए भी बढ़ जाएंगे, और जब ये बढ़ जाएंगे तो इनका शरीर ही ऑर्गेनिक कार्बन है। जैसे हेमोग्लोबिन है ना हमारा, ऐसे ऑर्गेनिक कार्बन है जमीन का। ऑर्गेनिक कार्बन अपने आप बढ़ जाएगा, उमस जो रेडीमेड फूड है अपने आप बढ़ जाएगा। जमीन की ताकत बढ़ गई तो पैदावार भी आ जाएगी आपकी। तो ये सबसे पहली जो डेफिनेशन है ये आपके लिए मुख्य रखती है। बाकी हर चीज ऐसी करनी है जिससे जीवाणुओं की पॉपुलेशन बढ़े। जैसे आपने मल्चिंग कर दी, मल्चिंग के नीचे जीवाणु बढ़ेंगे ना, गर्मी सर्दी से बचेंगे ना, वो केंचुए भी नीचे आ जाएंगे उसमें। तो ये संरक्षण खेती है इस तरह की, इनमें जीवाणुओं का ख्याल रखना हमने। तो इसलिए ये प्राकृतिक खेती है आपकी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रहता है इसमें आपके सामने कि भाई हमारे जो पूर्वज थे वो भी तो प्राकृतिक खेती ही थी, वो कौन सा 1966 या 1970 से पहले कौन सा यूरिया डालते थे ही नहीं है। कौन सी केमिकल इनपुट्स डालते थे, यहां थे ही नहीं है। तो आज क्या प्राकृतिक खेती क्या है? तो अब मैं कहूंगा इसका जवाब देने के लिए कि वो जैविक खेती थी, प्राकृतिक खेती नहीं थी। जैविक खेती क्यों थी उसका जवाब मैं यहां दूंगा। यहां आपको पता लगेगा कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है। सबसे पहला पॉइंट इसमें मेन जो है, फंडामेंटल डिफरेंस जो है, मौलिक अंतर है कि जैविक कृषि में फसल की जरूरत पूरी करने के लिए जैविक खाद डाली जाती है। प्राकृतिक कृषि में जीवाणुओं का कल्चर डाला जाता है, कोई भी खाद नहीं डाला जाता। अब मान लो आपने कोई फसल लेनी है, धान की फसल लेनी है। जैसे आप जिस एरिया से आए हैं वहाँ धान एक मुख्य फसल है।
तो इसी का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। धान की जो सिफारिश है 1 एकड़ की 60 किलो नाइट्रोजन है ना, 60 किलो नाइट्रोजन या 150 किलो पर हेक्टेयर सिफारिश है नाइट्रोजन की। अब ये देखते हैं हम रासायनिक खेती में, तो ये देखते हैं 60 किलो नाइट्रोजन कितना यूरिया डीएपी से पूरी हो जाएगी, वो खेत में आप डालेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप देखेंगे भाई ये 60 किलो नाइट्रोजन कितने गोबर के खाद से, कितने केंचुए के खाद से, या कितना कंपोस्ट इसके लिए चाहिएगा, कितनी नीम की खड़ी, कितनी सरसों की खड़ी, इसमें कितना नाइट्रोजन है। एक कैलकुलेशन है जैविक खेती में कि जैविक खाद कितना पड़ेगा फसल की जरूरत के हिसाब से। लेकिन प्राकृतिक खेती में कोई खाद डलता ही नहीं है। प्राकृतिक खेती में जीवाणुओं का जामन पड़ता है, कल्चर पड़ता है। जैसे दूध को जमाने के लिए दही का जामन पड़ता है, कल्चर पड़ता है, वो जीवाणु होते हैं उसको जमा देते हैं। तो हमने भी इसमें जीवाणुओं का कल्चर डालना है, जीवाणु बढ़ाने हैं। पहले हमें जीवामृत के अंदर बढ़ाते हैं इसको। इस लेक्चर के बाद आप देखेंगे जीवामृत, घन जीवामृत कैसे बनते हैं। इन जीवाणुओं को पहले हम छोटे स्तर पे एक ड्रम में बढ़ाते हैं। आगे में हमने जो रिसर्च की है कि एक ड्रम के अंदर कितने जीवाणु पैदा हो जाते हैं वो बताऊंगा आगे मैं आपको। फिर खेत में कितने जीवाणु पैदा हो जाते हैं वो बताऊंगा मैं आपको, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है आपका। तो इसमें जो भी हमें जीवाणु का कल्चर डालना जाता है, इसमें उनको मल्टीप्लाई करके और खेत में फिर उनके मल्टीप्लाई करने का साधन करते हैं, जैसे मल्चिंग वगैरह, हरी खाद वगैरह, या खेत की जुताई कम से कम करना, ये पैकेज है। वापसा है, बायोडाइवर्सिटी है, ये चीज़ें करके हम जीवाणु की संख्या बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे मोटा डिफरेंस ये है कि इसमें खाद बढ़ता है, इसमें खाद जैविक खाद भी नहीं डलता, इसमें जीवाणु का कल्चर डलता है। दूसरा क्या है कि कीट व बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। कीट व बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है जीवाणु में, इसमें कीट व बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है प्राकृतिक खेती में। एक अलग बात आ गई आपके सामने। अब ये समझाने की चीज़ है, बहुत मोटी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा आपको कि देखिए जो हमारे पूर्वज करते थे खेती, उसमें 2 कंपोनेंट मुख्य थे। कौन से? एक तो ये था कि एप्लीकेशन ऑफ FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। दूसरा था प्लोइंग ड्यूरिंग टेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर। ये 2 काम करते थे हमारे पूर्वज। एक तो ये था कि गोबर का खाद खूब डलता था, क्योंकि हर परिवार में, कितना छोटा परिवार था, कम से कम 4, 5, 6 पशु होते थे। 2 तो बैल होते थे, कोई गाय, कोई भैंस, बच्चे, 5-6 पशु होते थे। गोबर हो जाता था। हम भी बच्चों में देखते थे, मेरे पिताजी को घर में देखता था मैं, कि हर एकड़ का दूसरे तीसरे साल गोबर का खाद डल जाता था, थोड़ा बहुत, हर किले का नंबर आ जाता था। दूसरा क्या करते थे कि गर्मियों में खेत की जुताई करते थे खूब मन लगा के। जहां से ये निकला था स्लोगन कि दब के बहाते रज के खा, कि जितनी ज्यादा जुताई करेंगे उतनी ही ज्यादा पैदावार होगी। ये 2 कंपोनेंट थे मुख्य। ये दोनों जैविक खेती के कंपोनेंट हैं, प्राकृतिक खेती के कंपोनेंट नहीं है।
प्राकृतिक खेती के दोनों ही विरोधी हैं ये। प्राकृतिक खेती में हमें दोनों पे ही लगाम लगानी है, क्योंकि अगर हम ज्यादा गोबर का खाद या केंचुए का खाद या कंपोस्ट डालते हैं तो उसमें कीड़े और बीमारी बढ़ जाते हैं जो जैविक खेती में बढ़ते थे। इसलिए मैंने खुद देखा है बीइंग साइंटिस्ट कि जो किसान जैविक खेती शुरू करते थे उनके खेतों में बीमारियां कंट्रोल ही नहीं होती थी। लेकिन क्या कारण है कि प्राकृतिक खेती में 80 से 90% बीमारियां ही अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं, बीमारियां ही नहीं आती। क्या कारण है? ये कारण जैविक खेती का और प्राकृतिक खेती की वजह से है। अब इनमें क्या होता था, देखिए 2 तरह के जीवाणु होते हैं। एक तो लाभदायक जीवाणु है, बेनिफिशियल माइक्रोब्स, एक होता हार्मफुल। एक लाभदायक जीवाणु होते हैं, एक हानिकारक जीवाणु होते हैं। हानिकारक जो बीमारियां पैदा करते हैं, जिनको पैथोजन भी कहते हैं। अब मैं यहां एक बात बताऊंगा आपको कि जब से ये जमीन का सिस्टम शुरू हुआ है, क्रॉप्स का, घास का, ऑर्गेनिक कार्बन का, जब से जमीन में जीवाणु आए हैं, केंचुए आए हैं, उस टाइम से इन दोनों तरह के जीवाणुओं की लड़ाई रही है, लाभदायक जीवाणु की और हानिकारक जीवाणुओं की। और उस लड़ाई में हमेशा लाभदायक जीवाणु ही जीतते हैं, क्योंकि अगर हानिकारक जीवाणु जीत जाते तो सृष्टि कब की खत्म हो चुकी होती। अगर कोरोना जीत जाता तो आदमी नहीं मिलता। ये जो हानिकारक जीवाणु कभी कभी आते हैं, अटैक करते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन लाभदायक जीवाणु हमेशा ही रहते आए हैं, हमेशा ही रहेंगे जब तक सृष्टि आगे बढ़ेगी। जब सृष्टि का उल्टा चक्र शुरू हो जाएगा उस टाइम पे दूसरा हो सकता है सिस्टम। तो इसमें जो लाभदायक जीवाणु हैं वो हमेशा से ही रहे हैं। क्यों रहे हैं? कि जो हानिकारक जीवाणु हैं उनकी भोजन की जरूरत ज्यादा होती है, उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है हानिकारक जीवाणुओं की। आपने देखा होगा क्यों होती है कि जब पशु बीमार हो जाता है तो वो खाना छोड़ देता है ना, जुगाड़ी बंद हो जाती है उसकी, और जब बीमारी से ठीक हो जाता है दोबारा फिर खाने लग जाता है। यानी कि वो जो बीमारी के जीवाणु आए थे उनको भोजन ही नहीं देता, इसलिए वो जीवाणु भाग जाते हैं, फिर वो खाना खाने लग जाता है। इसी तरह आदमियों में, ह्यूमन बीइंग में जो फास्ट रखते हैं ना, आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, इस पे कुछ साल पहले नोबेल प्राइज मिला है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग रखेंगे 5-5, 7-7 घंटे की, मान लो सूरज निकलने से पहले आपने खा लिया, शाम को सूरज छिपने के बाद आपने खाया, इंटरमिटेंट बीच में जो व्रत रखा है ना इस तरह की, या 5-5, 7-7 घंटे की आपने, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग होते हैं। इस पे नोबेल प्राइज मिला है कि जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आती है, शरीर के टॉक्सिन वॉश होते हैं, शरीर के जो डैमेज्ड सेल हैं, जो क्षतिग्रस्त सेल हैं, रिपेयर होते हैं, शरीर में नए सेल ज्यादा बनते हैं। ये तो आदमियों में भी सिद्ध हो चुका है। ये जो फास्टिंग का सिस्टम है, उपवास का सिस्टम है, अपने इंडियन कल्चर में तो लाखों सालों से, हजारों सालों से चल रहा है, जब से ओस संभाला आदमी। तो ये क्या है कि इसमें हम हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको भोजन देना बंद कर देते हैं। अगर बीमार हो के जो खाने का कंट्रोल रखता है वो जल्दी हो जाता है,
ये कहते हैं कि ज्यादा खा के मरता है आदमी, कम खा के नहीं मरता। मरता है तो ज्यादा खा के मरेगा, कम खा के नहीं मरता। क्योंकि जो अंदर मांस मज्जा है ना, ये रिजर्व फूड है, ये भी निकाल देता है आपके। हवा पानी मिलते रहो ना, ये भी फूड है। व्रत में ये भोजन मिलने लग जाता है हमें, अपने अंदर के न्यूट्रिएंट को खाने लग जाते हैं हम। तो इसमें क्या है कि हम जो हानिकारक जीवाणु हैं, जैसे पशु ने किया, आदमी ने किया, उनको भोजन देना ही, सबस्ट्रेट देना ही बंद कर देते हैं हम। तो अगर आप गोबर का खाद ज़्यादा डालेंगे, केंचुए की खाद डालेंगे, तो वो एक सबस्ट्रेट मिल जाता है पैथोजन को। अभी कल एक किसान का फोन आ गया मेरे पास, वो कहने लगा जी एक खेत में मैं प्राकृतिक पे शिफ्ट होना चाहता हूं, लेकिन उसमें बीमारी ज्यादा है, इस टाइम पे फंगस आई हुई है। तो मैंने उसको पहली बात ये कही, मैं तूने इसमें गोबर का खाद ज्यादा डाल दिया है। तो वो कहने लगा जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, गोबर का खाद मैंने इसमें अच्छा भर दिया है। देखो अगर केंचुए का खाद, गोबर का खाद ज्यादा डालेंगे तो एक भोजन दे रहे हैं आप पैथोजन को। जो लाभदायक जीवाणु हैं उनको जरूरत नहीं है इतने भोजन की, लाभदायक जीवाणुओं को ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं है। इसलिए प्राकृतिक खेती में जरूरत से ज्यादा गोबर की खाद भी नहीं डालते, और अगर ज्यादा डालेंगे तो वो जो जीवाणु आ गए ना उसमें, जैसे फंगस आ गई इसमें गोबर की खाद की वजह से, इसको मारने के लिए आपको गर्मियों में जमीन जुताई करनी पड़ेगी। मानते हो? ये जो जमीन में कीड़े और पैथोजन बीमारियों के जो जीवाणु पैदा हो जाते हैं, घर कर लेते हैं, हैबिटेशन हो जाता है इनका, इनको मारने के लिए गर्मी में जुताई करनी पड़ेगी आपको। इसलिए दो कंपोनेंट थे ये। जैविक खेती में गोबर की खाद डालते थे, फिर जुताई करनी पड़ती थी। अगर जुताई नहीं करेंगे तो बीमारियां ज्यादा आती थी, फिर जुताई करने के बाद भी ज्यादा बीमारियां आती थी। इसलिए प्राकृतिक खेती में हम जरूरत से ज्यादा गोबर की खाद या केंचुए की खाद डाल ही नहीं रहे हैं। केंचुए की खाद तो कतई नहीं डाल रहे इसमें। तो हम जीवाणु को भोजन ही नहीं दे रहे। सिर्फ जीवामृत में कितना पड़ता है गोबर गौमूत्र? जीवामृत में एक दिन का देसी गाय का गोबर 10 किलो, एक दिन का गौमूत्र 8 से 10 लीटर, 1 एकड़ की खुराक तैयार हो जाती है आपकी। इसलिए इसमें हम ज्यादा खुराक दे ही नहीं रहे, सिर्फ बेनिफिशियल जो जीवाणु उनको दे रहे हैं हम खुराक। बेनिफिशियल तो बढ़ जाएंगे, हानिकारक जीवाणुओं की खुराक ही नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया जहां गोबर खाद डाला तो उसमें फंगस आई हुई है, कहीं देख लेना, पूछ लेना आप। जो किसान ज्यादा गोबरी खाद डालता है उसको गर्मियों में जुताई करनी पड़ेगी, नहीं तो फंगस आ जाएगी खेत में आपकी, बीमारियां आ जाएंगी खेत में आपकी। इसलिए मैंने कहा कि प्राकृतिक खेती में 80 से 90% बीमारियां अपने आप ही कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि हम फूड ही नहीं दे रहे उनको। फर्क हो गया कल जैविक खेती का इसका। पहला तो क्या था कि जीवाणुओं की खेती है, इसमें खाद नहीं पड़ता। दूसरा, ये कोई गोबर की खाद वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाभदायक जीवाणुओं को ही भोजन दे रहे हैं। तीसरा जो प्लोइंग है, ये काटा है, इसके ऊपर कम से कम जुताई करनी है खेत की। ज्यादा जुताई करेंगे तो जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन उड़ जाएगा हवा में। कम से कम जुताई, ये दोनों ही कंपोनेंट नहीं है प्राकृतिक खेती के। जो जैविक खेती के थे, हमारे पूर्वज यही तो करते थे, इसलिए वो जैविक खेती थी, प्राकृतिक खेती नहीं थी। इसके अलावा अब जो हम पैकेज देते हैं, 3 तो ये हो गई मैंने बताया जो आपको। चौथा डिफरेंस मेन ये है कि इसमें हम पैकेज देते हैं जीवाणुओं को बढ़ाने का। क्या है वो? जीवामृत, घन जीवामृत। ये हमारे बुजुर्गों के पास तो नहीं था। पांचवा ये है कि इसमें दूसरा पैकेज और भी है, जैसे कम से कम जुताई करनी है, आपने भोजन की व्यवस्था करनी है, खेत में हरी खाद है जैसे अवशेष हैं, या मल्चिंग करनी है, बायोडाइवर्सिटी है। ये 5 चीजें डिसाइड करते हैं कि क्या फर्क है जैविक खेती में और प्राकृतिक खेती में। एक छठा और भी डिफरेंस है जो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, कि जैविक खेती में वातावरण का प्रदूषण ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है। प्राकृतिक खेती में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही कम है।
कार्बन क्रेडिट मैक्सिमम है प्राकृतिक खेती में, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो अब आप चाय ले लें।